अब जैसे बात की भारत के संदर्भ में, जिसका जिक्र संजय ने कल भी किया था, आज भी कर रहे हैं। जैसे आपने फ्लाइट कैंसिलेशन की बात की ना, तो आज का ही डेटा ये है कि भारत से ही इंटरनेशनल कैंसिलेशन और 400 के आसपास है। 400 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है 28 तारीख को, लगभग 410 फ्लाइट कैंसिल हुई है। तो इतना कैंसिलेशन हो रही है, फ्लाइट्स की कैंसिलेशन है। और उसके बाद तेल की कीमतों के बढ़ने का जो खतरा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसकी खबरें लगातार आ रही है। तो अब सवाल उठता है कि भारत की तरफ से सन्नाटा और चुप्पी, खामेनेई की किलिंग, देखिए खामेनेई की मौत कहें, लेकिन दरअसल वो किलिंग है, टारगेटेड किलिंग है। किसी दूसरे कंट्री के संप्रभु देश के मुखिया की किलिंग है, उनके सुप्रीम लीडर की किलिंग है, उनके कमांडर्स की किलिंग है। और प्रॉपर खुफिया या इंटेलिजेंस जानकारी के आधार पर कल ही एनवाईटी ने खबर छापी कि किस तरह से सीआईए खामेनेई की दिनचर्या, उनका रूटीन, उनका सब कुछ ट्रैक कर रहा था। और किस तरह से पहले रात को अटैक होना था, लेकिन सीआईए की तरफ से जब पुख्ता जानकारी मिली कि हाँ बैठक खामेनेई करने वाले हैं, उनके कमांडर्स या उनके लीडर्स होंगे, तो टारगेटेड ढंग से वहां बॉम्बिंग की गई। ये सब होने के बाद भारत की चुप्पी क्यों है? ये मजबूरी इतनी क्यों है? हालांकि हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी। अजीत जी, इसका कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास आपके इस प्रश्न का, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक बड़ा प्रश्न है। खामोशी क्यों है? खामोशी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए आप दो बातें हैं। एक तो चलिए ये जंग है जो भी इसमें हो रहा है, दूसरा है कि भारत ने अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे किया, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या इतिहास एक है कि हम एक गुट निरपेक्ष देश के तौर पे जाने गए। हमने बाद में थोड़ी लिबरल इकोनॉमी किया, उसमें बदले। लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को ही देखिए, वो अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर कहते हैं कि हम, जब उन्होंने यहाँ पर G20 किया था, इतने बड़े तौर पे उस आयोजन को किया और अपने आप को लीडर बताने की कोशिश की और कहा कि चाइना लीडर नहीं है, हम लीडर है ग्लोबल साउथ का। तो एक मैसेजिंग भी होती है फॉरेन पॉलिसी में कि जब आप एक स्टेटमेंट देते हैं तो आप तमाम स्मॉल स्टेट्स को भी ये मैसेज देते हैं कि देखिए, अगर आपकी सॉवरेनिटी को कोई वायलेट करेगा तो भारत जैसा देश उसके साथ खड़ा रहेगा। मॉरली, मतलब आप खड़ा क्या, आप तो वहां सेना वगैरह नहीं भेजेंगे, लेकिन एक मॉरल पोजिशनिंग भी होती है। अब चाइना को देखिए, भारत के विपरीत चाइना का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इसराइल के अंदर है। इसराइल के कुछ पोर्ट्स ऐसे हैं जो जहाँ पे पूरी तरीके से चाइना उसको चलाता है। लेकिन उसके बावजूद भी चाइना का पुरजोर इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स आए हैं, चाइना ने क्रिटिसाइज किया है, खमैनी के डेथ को क्रिटिसाइज किया है, कंडोलेंसेस दिया है। उसके विपरीत भारत ने यूएई से बात की, इसराइल से बात की, लेकिन कोई स्टेटमेंट ईरान के ऊपर नहीं दिया। तो ये बड़ा डिपार्चर है हमारी अपनी खुद की स्टेटेड पोजीशन से, जो उसमें हम ये कहते हैं कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। आप कैसे लीडर है कि एक सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है एक देश की, आपके तमाम प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन ईरान आपका, देखिए ईरान आपका कोई एनिमी स्टेट नहीं था। आपने चाबहार में इतने सारे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए, आप उस पोर्ट का इस्तेमाल करना चाहते थे अफगानिस्तान पहुंचने के लिए, सेंट्रल एशिया पहुंचने के लिए। आप कहते थे कि ग्वादार पोर्ट का टक्कर है हमारा चाबहार पोर्ट, हम उसको यूज करेंगे और उसके थ्रू हम पाकिस्तान को, आपके पाकिस्तान की जो रणनीति थी उसमें भी ईरान का एक मतलब था। तो ये काफी अचंभित करने वाली बात है कि 48 से भी ज्यादा घंटे बीत चुके हैं और किसी भी तरह का स्टेटमेंट ईरान के ऊपर नहीं आना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ क्रिटिसिज्म ही करें, लेकिन एक सॉलिडारिटी भी एक्सप्रेस करने की बात होती है कि आप ये तो कहें कि कम से कम हमें खेद है या हम ईरान की जनता के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हुए हैं। मतलब एक उस तरीके का एक जो कॉस्मेटिक स्टेटमेंट भी है भारत की तरफ से नहीं आना, ये चिंता की विषय इसलिए है क्योंकि जो आपकी ग्लोबल साउथ में स्टैंडिंग है, आज इसको भले ना दिखे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में भारत को दिखेगा कि ग्लोबल साउथ के देश जो कि वेस्टर्न पावर्स से काफी शंकित रहते हैं, क्योंकि देखिए ये उनकी मार्केट्स लेते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। और जब हम कहते हैं ग्लोबल साउथ की वॉइस है, तो वो सॉलिडारिटी की बात करते हैं। तो अगर एक ग्लोबल साउथ देश के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा है, उनके सबसे बड़े जो उनके नेता है उनको मार दिया गया है, उस पर भी अगर हम कुछ ना बोले तो ये पोजिशनिंग इंटरनेशनल रिलेशन में भारत की तरफ से गलत जाएगी।
और हमारी जो ग्लोबल साउथ की जो स्टैंडिंग है, या तो हम कहें कि हम इसराइल और अमेरिका के एक्सेस में साथ में हैं और हम वो करेंगे, हम भी वही करेंगे, ये एक पोजीशन हो सकती है। फिर आप ठीक है, आप अपने आप को बिल्कुल डीलिंग कर लें ग्लोबल साउथ और ये तमाम चीजों से कि हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो हम भारत बोलता रहा है। देखिए, आपने रशिया के मामले पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते देखिए ट्रेड डील पे। उसके पहले हमारे विदेश मंत्री स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते थे। जब भी रशियन ऑयल की बात होती थी कि आप क्यों खरीद रहे हैं, वो पुरजोर तरीके से बोलते थे कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम चाहे जिससे जो चाहे खरीदे, आप बोलने वाले कोई नहीं है। बिल्कुल सही पोजीशन है, लेकिन उस पे भी आपने थोड़ा पीछे हटे। और इस मसले में भी पीछे हटने का अर्थ ये है कि दुनिया आपको देखेगी, आप भले उसको कहे ना कहे, कि आप इसराइल अमेरिका एक्सिस का पार्ट है। तो मेरे ख्याल से ये भारत की इंटरनेशनल जो इमेज है आज तक आपने जो बना के रखी है, उस पे एक प्रश्न चिन्ह तो डेफिनेटली लगाता है। अजी, आपका वो बंद है माइक। आपकी हाँ, जिस तरह से ट्रेड डील पर भी, टैरिफ पर भी, रूस से तेल खरीदने को लेकर भी जिस तरह से ट्रंप ने आंखें दिखाई, और ऐसा लग रहा था कि हर ऐलान ट्रंप अमेरिका से कर रहे थे और उसके बाद भारत से उसको फॉलो किया जा रहा था। रस्म अदायगी के तौर पर कभी कभी एमईए की तरफ से कुछ बयान जरूर आया, लेकिन ट्रंप इतनी बार कहते रहे पाकिस्तान और भारत के बीच वार रुकवाने को लेकर 90 बार से ज्यादा बार बयान दिया। टैरिफ को लेकर तो बहुत कुछ बोला, पर्सनली मोदी को लेकर बोला, हर बार एक बार जरूर कह देते मोदी इज ए ग्रेट मैन, बट उस बट के साथ उसके बाद भारत का पलीता लगाते रहे, लेकिन कभी चू नहीं किया गया भारत की सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की तरफ से। अब सवाल उठता है, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया और धनंजय त्रिपाठी ने अब भी किया, कि ये इस वक्त में भारत सरकार के सामने एक कैच 22 सिचुएशन भी हो सकती है। मोदी जी इजराइल होकर आए, नेतन्याहू की इजराइल की संसद में मोदी मोदी के नारे लगवा कर आए। उसकी प्लानिंग कैसे हुई, क्या हुई, मैं नहीं जानता, लेकिन वहां की संसद में मोदी मोदी के नारे लगे। अमेरिका में जो हुआ आपने देखा। तो ये चुप्पी की व्याख्या क्या है कि आप अमेरिका के इतने दबाव में हैं कि अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है उस पर आप प्रतिक्रिया देने की स्थिति में, भारत जैसा इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है। मैं समझ रहा हूँ ना कि देखिए, वो चुप्पी नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट जायद से कल बात की, उसके बाद नेतन्याहू को फोन किया। तो ये इंडिकेशन साफ है कि वो इसके वेल बीइंग के लिए कंसर्न्ड है, चिंतित कहाँ है कि यूएई को नुकसान ना हो, नेतन्याहू को इजराइल को नुकसान नहीं हो। जबकि खमेनी की मौत की खबर 12 घंटे पहले आ चुकी है, उस पर भारत सरकार ने, वो राष्ट्र अध्यक्ष थे, खमेनी कोई रिलीजियस लीडर और कोई मस्जिद के हेड नहीं थे। ही वॉज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द कंट्री, एक फ्रेंडली कंट्री। ईरान हमेशा कमोबेश ज्यादातर समय ईरान कश्मीर के मसले पर इंडिया के साथ खड़ा रहा है, खड़ा होते दिखा भी है। और ईरान की वजह, ईरान और इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत कोलैबोरेट किए हैं एक साथ। इनका नदर्न अलायंस था जो तालिबान को एक समय काउंटर करता था। एक काफी सांठगांठ और काफी कोलैबोरेशन इनका इंटरनेशनल एरिया में रहा है और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को लाने में रहा है। इसके बावजूद आपने एक स्टेटमेंट तक इशू नहीं किया कि वी कंडेम द डेथ और वी आर कंसर्न्ड और वी आर सॉरी कि जो ऐसा हुआ। आपने नहीं बोला। आपने नेतन्याहू को फोन किया, आपने यूएई को फोन किया। दैट मीन्स कि इंडिया को आपने इजराइल का एक सैटेलाइट स्टेट बनाकर छोड़ दिया है। आप इंडिया को आप ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे वो दुनिया के देशों से और दुनिया में जो हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, हमें इजराइल के वेलबींग को। दैट मीन्स कि आप जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसकी चिंता आपको नहीं है कि जो एज ए कंट्री जो यूनाइटेड नेशन की स्थापना में जो मेजर रोल प्ले किया हो, उस हिसाब से भी इंडिया को एक स्टैंड लेना चाहिए था कि जो युद्ध है वो इंटरनेशनल ऑर्डर के खिलाफ है, यूनाइटेड नेशन के ऑर्डर के खिलाफ है, ये इलीगल है और ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए। एक प्रिंसिपल स्टैंड इंडिया ले सकता था। दूसरा प्रिंसिपल स्टैंड ये हो सकता था कि जो
आप जो किलिंग हुआ खमेनी का, वो उस पे आप ये करते थे। आपने एक स्टैंड नहीं लिया, आपने इस क्योस को और जारी रख के इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो इंडिया इंडिया इज ए कोलैबोरेटर। हम कहे कि वो चुप्पी है, मैं ये नहीं मानता कि इंडिया चुप्पी साधे हुए। इंडिया हाँ, चुप्पी एक्टिवली नहीं है, सही। चुप्पी मतलब ईरान में जो हुआ उसको लेकर चुप्पी। भाई प्रधानमंत्री मोदी होके आए इजराइल अभी। यस। जब इजराइल वार की तैयारी कर रहा था तब प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू के साथ लंच डिनर करके आए, वहां मोदी मोदी के नारे यस, लगवा के। तो इसलिए मेडल भी चुप्पी लेके आए। मतलब कि ईरान में हुई किलिंग सुप्रीम लीडर की, सही आपने कहा, किसी मस्जिद के मुल्ला नहीं थे, हेड ऑफ स्टेट थे, और उनकी पूरी जो उनके कमांडर्स, उनके लीडर, सबको टारगेटेड ढंग से किलिंग सबकी की गई उस पर। यस। हाँ, अब ईरान ने इस वॉर को शुरू करने में कहीं से प्रोवोक नहीं किया। ईरान ऑन द कॉन्ट्रेरी वो वार्तालाप कर रहा था अमेरिका से, और ओमान उसमें मेडिएट कर रहा था। अमेरिका ने इस वार्तालाप को एक एक्सक्यूज के तरह लिया और ये समय को केवल काटने का काम किया और अपनी युद्ध की तैयारी में लगा रहा। और उसकी वार्तालाप एक धोखा था। और जो एक दुनिया का नंबर 1 कंट्री, पावरफुल कंट्री ने संधि को एक धोखे की तरह इस्तेमाल किया। जो भी इंडिया को बोलना चाहिए कि जो इंटरनेशनल ट्रस्ट कैसे टूटा है इस युद्ध के वजह से, कैसे एक डेमोक्रेटिक दुनिया का वन ऑफ द पावरफुल डेमोक्रेसीज ने कैसे एक ट्रस्ट तोड़ा है, एक विश्वास तोड़ा है, नॉट ओनली ईरान का बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत का। जब आप वार्तालाप कर रहे हैं उस समय आप युद्ध में जा रहे हैं। तो ये सब इंडिया का स्टैंड लेना चाहिए था। मैं मानता हूं कि इंडिया एक्टिवली कोलैबोरेट कर रहा है वॉर में। आप देखिए, जब गाजा पे इजराइल अटैक कर रहा था, इंडिया यहाँ से अदानी के फैक्ट्री से ड्रोन बेच रहा था। इंडिया यहाँ से अपने वर्कर्स को सप्लाई कर रहा था पैलेस्टीनियन को रिप्लेस करने के लिए। तो यू आर नॉट ए बाय स्टैंडर, आप एक खड़े नहीं है कहीं पे, आप एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं, एक्टिवली कोलैबोरेट कर रहे हैं इस वॉर को, इस किलिंग को, इस जेनोसाइड में। और स्टिल मैं मानता हूं कि इंडिया जो इसमें बोलने की बात नहीं, इंडिया साफ है, इस अपनी हरकतों से साफ है कि इस वॉर में एक्टिव कोलैबोरेटर है, बाय इट्स साइलेंस, बाय इट्स एक्टिविटीज दोनों। अब अगर इंडिया जैसा देश स्टैंड नहीं ले पाता है तो ये बहुत सारे देशों के लिए डेमोरलाइजिंग थिंग होगा। आप अपनी स्टैंडिंग इंटरनेशनल ऑर्डर में कम कर रहे हो, आप अपने इतिहास के साथ मजाक कर रहे हो, आप अपने नैतिक जो मोरल पावर होता है इंडिया का रहा है आज तक इंटरनेशनल जगत में, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसके साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग के लिए, अपनी आइडियोलॉजिकल जो उनका स्टैंड है उसको सर्व करने के लिए इंडिया के सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। दिस इज क्लियर थिंग। आप देखिए, विपक्ष, इंडिया का जो भी विपक्ष है, सबने स्टैंड लिया। कांग्रेस के जितने बड़े लीडर हैं सबने स्टैंड लिया और क्लियरली बोला कि ये डिस्पिकेबल है, ये गलत है, जो भी हुआ वो घृणित है जो अमेरिका ने किया। क्या कांग्रेस पार्टी इस सरकार नहीं चलाई, इस इंडिया को चलाई है? 45 साल कांग्रेस इस देश को चलाया है। क्या उनको समझ नहीं है इस देश को चलाने का? तो आपकी क्या मजबूरी है कि आप दुनिया जब इस इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आप कोई स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है? इतिहास किस लिए लोगों को याद करता है? इतिहास इसलिए याद किया जाता है कि आप कहाँ खड़े हैं उस जंग में, उस लड़ाई में। अब इंडिया को कैसे याद करेगा इतिहास कि आप कायर थे, आप कॉम्प्रोमाइज थे, कि आप में वो कुवत नहीं थी कि एक प्रिंसिपल्ड और एक स्टैंड ले सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया की औकात को डिमिनिश कर रहे हैं। ये बहुत तल्ख आपने प्रतिक्रिया दी संजय कुमार। ये सच है कि दुनिया के इतने बड़े लोकतांत्रिक देश की चुप्पी, ईरान में वहां के सुप्रीम लीडर समेत 40 या 50 जितने भी कमांडर और लीडर्स थे, उनकी किलिंग के बाद ये चुप्पी, इसके साथ ये सवाल कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। तो इस मजबूरी को कोई डिकोड नहीं कर सकता है, मोदी की मजबूरी को, क्योंकि हमें आज तक ये भी किसी को समझ में नहीं आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच
जो जंग थी उस जंग में उसको रोकने का या सीज फायर का ऐलान अमेरिका ने क्यों किया, जेडी वांस ने क्यों किया, और लगातार किया और करते रहे, 90 बार करते रहे, लेकिन यहाँ रस्म अदायगी के तौर पर छिटपुट कुछ बयान आए, मोदी जी ने मुंह नहीं खोला। तो ये मजबूरी, ये चुप्पी, सही करें, इतिहास में ये दर्ज हो रहा है। गुटनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया धनंजय त्रिपाठी ने। ये सब तो नेहरू के जमाने की बातें हैं, उनको चिढ़ नेहरू से है, उनको उस समय की नीतियों से है। तो ये तो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी जो सब यहाँ भले भी सुगुरु कहें, लेकिन वहां जो एक जिद्दी तानाशाह अमेरिका में बैठा हुआ है उसके साथ कदम ताल करते हुए लगता है मोदी मजबूर है कि ट्रंप के हर फैसले के साथ, हर ऐलान के साथ चाहे अनचाहे अलाइन होने के लिए। और यही वजह है कि वेनेजुएला का मुद्दा हो या रसिया से, आपने अगर रसिया से तेल लिया तो हम टैरिफ इतना लगा देंगे, उस ऐलान पर भी यहाँ चुप्पी होती है, रस्म अदायगी बयान की होती है। यही माना जाए नए वर्ल्ड ऑर्डर में मोदी जी ट्रंप के साथ हैं, कहीं बोलकर कहीं बिना बोले। देखिए, ट्रंप के साथ मतलब मेरा इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप के साथ अगर आप हैं तो आपको अमेरिका के साथ, मतलब क्या आप अमेरिका के साथ है या एक व्यक्ति के साथ है ट्रंप के साथ? क्योंकि अमेरिका में भी ट्रंप की इस पॉलिसी को लेकर, मैं इसलिए ट्रंप के साथ बोला क्योंकि अमेरिका में भी तो वहां बहुत बड़ी तादाद में वहां की जनता, पब्लिक और अपोजिशन सब तो वहां निंदा कर रहे हैं। कोई नहीं इसको जस्टिफाई कर रहा है ट्रंप के इस फैसले को। बिल्कुल, तो वो एक प्रॉब्लमैटिक पोजीशन है। और देखिए, जब मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूंगा, जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, तो भारत ने उस अटैक का भी, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तमाम चीजें हैं, हमने पुरजोर तरीके से, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम बहुत बढ़ चढ़ के विरोध करेंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट इशू करके हमने ये कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट है कि सॉवरेनिटी का वायलेशन नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये एक, देखिए, एक बहुत ही कॉस्मेटिक टाइप का एक स्टेटमेंट होता है, जो आप कभी भी ऐसे कुछ अटैक होते हैं तो आप उस पे ये बोलते हैं। आपने तालिबान के मुद्दे पर भी बोला जब पाकिस्तान ने अटैक किया अफगानिस्तान पे कि सॉवरेनिटी का वायलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या सॉवरेनिटी का वायलेशन नहीं हो रहा है? क्या ईरान ने ये युद्ध पहले शुरू किया? क्या ईरान ने पहले यूएई पे या इजराइल पे या अमेरिकी जो भी वहां पर ठिकाने हैं उन पे हमला करना शुरू किया? पहला अटैक तो इनकी तरफ से हुआ, इजराइल और यूएस की तरफ से। तो क्या ये सॉवरेनिटी का वायलेशन नहीं है? और अगर नहीं है तो आप ईरान को किस तरह का देश समझते हैं? कि आप ईरान को और तालिबान के समय अफगानिस्तान को एक ही उसमें रख के देख रहे हैं? देखिए, काफी सारे प्रश्न हैं इस इंडिया की इस चुप्पी के ऊपर, जो लोगों को पूछने चाहिए। आप भले ही ये कहें कि चलिए कभी कदार ईरान ने कश्मीर के मसले पर थोड़े इधर उधर के बयान दिए हैं, लेकिन आप ओवरऑल देखिए तो ईरान के साथ आपकी एक पार्टनरशिप रही है। मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूंगा, जिसमें एक समय ये भी था कि ईरान से हमने ऑयल और गैस खरीदने के लिए भी पहल की थी, और हमने इनफैक्ट मोदी सरकार का भी एक जो ऑयल को हम अपने डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहे थे, उसमें ईरान का एक नाम हमेशा से रहा है कि हम यहाँ से भी गैस और ऑयल खरीद सकते हैं। अमेरिका के सैंक्शन के बावजूद हमने ये बातें कही थी। अमेरिका और पूरे यूरोपियन कंट्रीज हमारे विरोध में खड़े हुए थे कि आप रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहे हैं, लेकिन हम खरीदते रहे थे जब तक ट्रंप नहीं आए। और देखिए, ट्रंप ने भी ऐसा नहीं है कि कोई दोस्ती निभाई हो। उन्होंने 25% आप पे टैरिफ लगाया, चलिए वो सब पे लगा रहे थे, लेकिन आप पे 25% उन्होंने पेनाल्टी लगाई। देखिए, अगर आप दोस्त थे या आप सब पे टैरिफ लगा रहे हैं, इंडिया पे भी टैरिफ लगाए, मेरे समझ में आता है, लेकिन पेनाल्टी लगाया। और उन्होंने यही नहीं, उन्होंने धमकी दी कि ये 500% आप टैरिफ कर देंगे अगर भारत ने ऑयल खरीदना बंद नहीं किया तो। दूसरी चीज, कई बार अपने बयानों में उन्होंने कहा है कि ये जंग उन्होंने रुकवाई, और वो खासे नाराज है कि उनके दोस्त ने इसका जो क्रेडिट है वो उनको नहीं दिया है। तो ये सब उनके पब्लिक बयान्स है, ये कोई लुकी छुपी बातें नहीं है। तो ऐसे में अगर आप, ठीक है, आपका इजराइल के साथ हो सकता है एक स्ट्रेटेजिक संबंध हो, लेकिन जो वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी है ईरान की, वो एक प्रिंसिपल पोजीशन है। मतलब इसमें कोई आपको बहुत आइडियोलॉजिकल या कोई बहुत सोचने समझने की बातें नहीं है, आप वो पोजीशंस ले सकते हैं।
और इसमें अगर आप ये भी पोजीशन नहीं लेते हैं कि वॉयलेशन ऑफ सॉवरेनिटी है, किलिंग ऑफ अ नेशनल लीडर इज कंडेमेबल, अगर आप ये सब पोजीशन पे नहीं लेते तो डेफिनेटली एक मैसेजिंग आप ये दे रहे हैं कि आप इजराइल और यूएस के साथ खड़े हुए हैं। तो ठीक है, मेरा ये भी मानना है कि अगर आप खड़े हुए तो कम से कम वही खुल के बोले कि वी स्टैंड विद अमेरिकन एंड इजरायली एट दिस मोमेंट, कम से कम एक क्लैरिटी फॉरेन पॉलिसी में हो। क्योंकि ये कुछ भी अगर आप क्लैरिटी नहीं ले रहे हैं तो इससे आपकी जो इंटरनेशनल इमेज है उस पर काफी प्रभाव पड़ेगा। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के समय में कम से कम आपको साफ साफ ये समझ में आ जाना चाहिए कि दुनिया में तमाम जो ताकतें थी, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो चाहे अमेरिकन हो, वो खुल के आपके साथ नहीं खड़े हुए थे। और उसमें आपको एक डेलीगेशन भेजना पड़ा लोगों को अपनी पोजीशन समझाने के लिए। ग्लोबल साउथ के देश भी आपके साथ खड़े हुए नहीं दिखे ऑपरेशन सिंदूर के समय में। और अगर ये लड़ाई इजराइल और अमेरिका की टेररिज्म के खिलाफ है, न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ है, तो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं है? फिर तो एक बड़ा प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि भाई उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, टेररिस्ट जो इंडिया में आ रहे हैं वो तो पाकिस्तान से आ रहे हैं, उस पे ट्रंप की क्या पोजीशन है? क्या ट्रंप आसिम मुनीर जो उनको कहते हैं ग्रेट जर्नल है, क्या वो आसिम मुनीर को बोलेंगे कि यहाँ पे जो आपके आतंकवादी है उनको बंद करो? तो ये मुनीर को तो लंच डिनर पे ट्रंप बुलाते हैं भाई, मुनीर से तो दोस्ताना निभाते हैं। तो वही एक प्रश्न है कि क्या ट्रंप जो पोजीशन ईरान के संदर्भ में ले रहे हैं वही पोजीशन पाकिस्तान के संदर्भ में भी लेंगे? क्या उनकी प्रिंसिपल पोजीशन होगी? तो ये काफी सारी चिंताजनक बातें हैं विदेश नीति पे भारत की, जो मेरे ख्याल से भले ही अभी तो लड़ाई चल रही है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन वॉच लोग डेफिनेटली कर रहे हैं भारत की इस पोजीशन को। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप चलिए आप नहीं ले रहे तो कम से कम ये पोजीशन ले कि हम इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं इसमें, और हम ईरान के साथ नहीं खड़े। ये भी पोजीशन, एक क्लैरिटी होनी चाहिए। भारत की पोजीशन में ये है कि कोई क्लैरिटी ही नहीं है, आप लुका छुपी तौर से कुछ बोल रहे हैं जिसका आपने छोड़ दिया है कि जिसको जो चाहे वो इंटरप्रेट कर ले। मेरे ख्याल से भारत जैसे देश, जिसको हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु के मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं आप, उसका पोजीशन ना लेना एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। ताकि मैं ये समझता हूं कि पोजीशन भारत को लेना चाहिए इस और या उस। क्लोजिंग रिमार्क संजय। देखिए, पोजीशन लेना चाहिए। आप जैसे पोजीशन अभी जो भी दिखता लग रहा है, देखा हुआ, आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो जिनोसाइड में इन्वॉल्व हैं, जो इतना बड़ा नरसंहार करके इन्वॉल्व है, और दुनिया के ज्यादातर देश उनको इग्नोर करते हैं, उनसे दूरी बनाकर चलते हैं, वो अछूत है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उनको ढूंढ रही है। ज्यादातर देश वो जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। आप उनके यहाँ जाकर उनको झप्पी लगाते हैं, उनके पार्लियामेंट में आप भाषण देते हैं, फिर कोई ऐसा मेडल भी लेकर आ जाते हैं, और कि जो दिखाने के लिए वो मेडल आपके लिए ऑनर की बात नहीं, इंडिया के लिए डिसऑनर की बात है। एक स्टैंड, प्रिंसिपल स्टैंड हम तो चाहते हैं कि जो इंडिया का जो अपना इतिहास रहा है उस इतिहास के साथ चले, एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट रहा है पर्शियन वर्ल्ड के साथ, उस वर्ल्ड को उस कनेक्ट को ऑनर करें, हम ये चाहते हैं। बिकॉज सी द इंडिया, आप वॉर में शामिल नहीं है, लेकिन है अमेरिका के कनक से आप बुरी तरह से इम्पैक्टेड है, बोथ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सेक्टेरियन वाइज ऑल्सो। अगर सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, वहां पे रेडिकलाइजेशन मिडिल ईस्ट में बढ़ते हैं, इंडिया इम्पैक्टेड होगा। आपके यहाँ इतनी बड़ी माइनॉरिटीज हैं, इतनी बड़ी आबादी है, और तो इम्पैक्टेड होंगे आप। दूसरे इकोनॉमिकली आप सवाल ही नहीं उठता कि आप इम्पैक्टेड नहीं होंगे। तेल का दाम बढ़ेगा, इन्फ्लेशन यहाँ बढ़ेगा, मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब रहेगा, तो आपके जो 90 लाख से 1 करोड़ लोग वहां पे रहते हैं वो डिस्टर्ब होंगे। कितनी फैमिलीज इंडिया में डिपेंडेंट हैं, वो डिस्टर्ब होंगे। इकोनॉमी हमारा डिपेंडेंट होगा। राजनीतिक रूप से आप आइसोलेशन में चले जाएंगे। अगर आप इजराइल के साथ खड़े हैं तो बहुत सारे लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप ब्रिक्स के मेंबर हैं, एससीओ के मेंबर्स हैं, जो ईरान भी है एज ए मल्टीलैटरल पार्टनर, आपको वो उस लिहाज से भी उनके साथ खड़े होना चाहिए। कम से कम उनके साथ खड़े होते हुए दिखना चाहिए, जो आप नहीं कर रहे हैं। ब्रिक्स का सभी का भी हाल है, जून में
ईरान जरूर इनवाइटेड होगा, क्या आप ईरान को इनवाइट नहीं करेंगे अमेरिकन और इजरायली प्रेशर में? बहुत सारे सवाल हैं जो भारत सरकार को और जो भारत को रूल कर रहे हैं उनको देना पड़ेगा। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी देश की संप्रभुता पर अगर अमेरिका या इजराइल हमला करता है, वहां के सुप्रीम लीडर समेत वहां के 3 दर्जन कमांडर्स और लीडर्स की किलिंग करता है, तो क्या भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश को, जो जिसके प्रधानमंत्री विश्व गुरु होने की तरफ अग्रसर हैं, जो बार बार मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नारा देते हैं, जिक्र करते हैं, क्या निंदा तक नहीं कर सकते कि संप्रभुता पर इस तरह का हमले को भारत स्वीकार नहीं करता या भारत स्वीकृति नहीं देता? ये चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े करती है, और उस संदर्भ में भी कि भारत और ईरान का दशकों पुराना किस तरह का रिश्ता रहा है। लेकिन चलिए नजर रखेंगे, ये लगातार चूंकि घटनाएं उस तरह से जंग की स्थितियां, वहां की तस्वीरें लगातार आ रही है इन दोनों मेहमानों से, और बाकी ऐसे जो एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी और धनंजय त्रिपाठी। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।